देखिए, आज का जो टॉपिक है ये मोशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इससे पहले के भी टॉपिक में हमने जो कवर अप किया है, लास्ट जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हमने डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, हमारा चाल, वेग, त्वरण, कार्य एवं इसके पहले अगर देखेंगे संवेग, न्यूटन के तीनों नियम, ये सब कवर अप कर रखा था। अगर आप देखें तो लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर बचा रह गया था, उस चीज को भी मैं कवर कर देता हूँ। आपके रह गए थे ऊर्जा और आपका शक्ति, ये दो टॉपिक हमारे छोटे से रह गए थे। कार्य को हमने पिछले वाले वीडियो में सिर्फ कार्य ही देखा था, लगभग आधे एक घंटे जो भी था, क्योंकि कार्य एक बड़ा चैप्टर था और वहां से एक प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पूरा डिटेलिंग में उसमें डिस्कशन कर लिया है, न्यूमेरिकल भी उस फॉर्मूले के आधार पर लग जाएंगे। ऊर्जा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ ले लेते हैं ऊर्जा के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहली चीज ऊर्जा देखेंगे और शक्ति के बारे में देखेंगे, और आज हम इसका एक आखिरी टॉपिक ले लेंगे वेक्टर। जो वेक्टर से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको कवर अप करेंगे जाकर के हम। सदिश से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी आ जाते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बड़े टॉपिक में से एक माना जाता है। इसके बाद जितने भी फिजिक्स के टॉपिक अन्य मिलेंगे जाकर के आपको, बहुत छोटे छोटे होंगे, दो दो टॉपिक एक एक दिन में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आसानी से हो जाएगा, 10 12 15 दिन में जो भी बचे टॉपिक हो उनको फिजिक्स में कवर किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया सकता है। तो चलिए इनके बारे में, इसलिए मैंने गति पे थोड़ा सा समय दे दिया है, तीसरा वीडियो आपको गति में मिल जाएगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे, डाउट आप थ्योरी के तो सारे कवर अप कर सकते हैं। ऊर्जा क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, आपको आपसे ऊर्जा तो नहीं पूछने वाला है, तो हम इसको थोड़ा समझते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एकेडमिक में तो पढ़ नहीं रहेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे बैठ के। कार्य करने की जो क्षमता होती है ये कहाँ से आती है। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होगी वो आपको देगा कौन, ऊर्जा, यानी कि एनर्जी आपको देता है। आपके बॉडी में एनर्जी मॉर्निंग में क्या रहती है, बहुत हाई रहती है, क्योंकि पूरे रात भर में आपकी बॉडी क्या रिचार्ज होती है। रात में जब जब आप सोते हैं, सोते समय आपकी बॉडी रिचार्ज होती है, सिंपल तरीका है। अब आधे घंटे के लिए नैप अगर आप ले लेते हैं दोपहर में तो पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। मुद्दा बस इतना है। ये जो ऊर्जा निकल के आ रही है ये कैसी राशि है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, साथ में लिखते चलिएगा अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो कोई बात नहीं। एक अदिश राशि है, इसके बारे में देखें। ऊर्जा जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका एसआई और सीजीएस दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सीजीएस की बात करेंगे, ऊर्जा का जो मात्रक आएगा वो आएगा अर्ग, वही जो कार का होता है। और एसआई मात्रक अगर आप देखेंगे तो जूल, आपने पढ़ा था ऊर्जा के बारे में, जूल आपका मात्रक हो जाएगा। ये आपके दो चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा के बारे में बात करते समय हमारे दिमाग में दो ऊर्जाओं के बारे में यानी एनर्जी के बारे में नाम तुरंत आता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, ये नाम अक्सर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। एक शब्द होता है मैकेनिकल एनर्जी, ये ऊर्जा के प्रकार में आता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कुछ नहीं, ये आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, जोड़ होती है। यानी गतिज ऊर्जा प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मिलती है जाके यांत्रिक ऊर्जा। और आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का सम कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा, और जब हम बात कर रहे हैं दोनों के बारे में तो थोड़ा सा इसी को और डिटेलिंग में ले लेते हैं। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है इसके बारे में अगर आप देखेंगे, किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है, वस्तु के गति के कारण होता है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, जब बोलते हैं वस्तु के अंदर जो गतिज ऊर्जा होगी किसकी वजह से होगी, वस्तु की गति की वजह से होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी वस्तु की गति की, अगर बोला जाए कि गति की वजह से किसी वस्तु में पाई जाने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगा। कोई व्यक्ति चल पा रहा है इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है और वो एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में है। स्थितिज ऊर्जा क्या है,
जब किसी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा पाई जाए किसी स्थिति की वजह से, पोजीशन की वजह से, द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी भी बॉडी के अंदर, वस्तु के अंदर अगर कोई ऊर्जा पाई जा रही है उसकी स्थिति की वजह से, तो वह ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। ये तो बेसिक सिंपल तरीका है केवल समझने के लिए डिफिनीशन के रूप में। थोड़ी सी चर्चा और इसके बारे में कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बारे में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। क्या होता है? 1/2 mv²। बिल्कुल सही है, हाफ mv² कह सकते हैं। m जो होता है ये द्रव्यमान है और आपका v जो होता है ये वेग होता है यानी कि वेलोसिटी होता है, और ये हमारा गतिज ऊर्जा है। ऊर्जा का अगर हम बात करेंगे मात्रक तो वही रहेगा जो पहले आपके हैं। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं आपका, जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर ले लेता हूँ तो सीधा समझ में आए, और यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम देखोगे इस तरीके का एक प्रश्न आ जाता है बार बार घूम के। आपसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं पूछने वाला बिल्कुल भी, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका प्रयोग करते हुए जरा एक चीज बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रश्न नहीं कि समझने के उद्देश्य से, इससे हम समझ पाए इसका मतलब क्या है। एक वस्तु ए है, इस वस्तु ए की जो गतिज ऊर्जा है वो है आपकी 16 जूल। ठीक है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ए बॉडी की। और जो बी है उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है बी की, वो है आपकी 9 जूल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर वस्तु ए और बी की जो गतिज ऊर्जा है वो क्रमशः 16 जूल और 9 जूल है, तो बताइए इनके वेग का अनुपात क्रमशः क्या होगा? इज वेरी सिंपल। अगर कहा जाए क्या वेग का अनुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। किसका वेग का अनुपात? ए और बी का। तो माना ए का वेग आपका क्या है? वी ए मान लीजिए, और जो बी था उसका वेग मान लीजिए आप वी बी। अब डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपके यहाँ बैठा रहा है प्रॉपर तरीके से, हो सकता है आपको ये भी पता हो। अगर मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ए वाले की, तो आप क्या लिखोगे? बराबर 1/2 mv ए का स्क्वायर, ए वाले का वेग हो जाएगा। और अगर हम बी वाले का लेते हैं तो बी वाले का जब लेंगे तो kb इज इक्वल टू 1/2 m। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि दोनों का द्रव्यमान समान है। इस वाली कंडीशन में ए और बी दोनों का द्रव्यमान समान है, तब ये कंडीशन बनेगी, अदरवाइज फिर द्रव्यमान भी देना पड़ेगा। द्रव्यमान समान है इसलिए हमने m लिया, पी बी का स्क्वायर कर दिया। अगर वेग आपसे पूछ रहा है तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो भैया दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा क्या जा करके? ये बनेगा। यहां से क्या हो रहा है? क्लियर कर दिख रहा है, 1/2 कट रहा है, m से m कट रहा है, के ए अपॉन के बी बराबर निकल के आ रहा है वी ए का स्क्वायर अपॉन वी बी का स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता है के ए और के बी का रेशियो क्या हो जाएगा? के ए दिया गया है 9 जूल, सॉरी 16 जूल, और के बी दिया गया है 9 जूल। तो यहाँ लिख लेते हैं के ए की जगह पर 16 जूल और इसके हमें 9 जूल लिख देंगे। और जैसे आप देखेंगे ये बना जा करके, तो यहाँ से वी ए और वी बी का अनुपात जब निकालेंगे तो स्क्वायर हट करके यहाँ क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाएगा जा करके 16/9। तो आप सीधा बोल देते हैं इसका 4/3, यानी कि जो अनुपात हो जाएगा 4:3। ये रिजल्ट निकल के आया। अब हमको ये तो रिजल्ट नहीं करना है, तो हमको डायरेक्ट समझना है, तो ये ध्यान रखना होगा रिजल्ट क्या है। ये अगर कोई दो वस्तु दी गई है, उन दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा दी गई है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, और उनके वेग का अनुपात पूछा जा रहा है, तो जो वेग का अनुपात होता है v1 और v2 के रिस्पेक्टिव, मान लेते हैं पहली वाली बॉडी v1 थी और दूसरी वाली v2 है, तो अंडर रूट k1 अपॉन k2 डायरेक्ट आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी का अनुपात बराबर अंडर रूट के अंदर कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा था ए का था, अब इसी को डायरेक्ट लगा लेते हैं। हमने कहा ए वाला था तो ए की जो गतिज ऊर्जा वेग निकालना उसका ऊपर रख लेते हैं और बी का निकालना नीचे लिखा हमने। ए की गतिज ऊर्जा आप दी गई है कितनी? 16 दी गई है और उसकी दी गई है 9, अंडर रूट कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4:3। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है, बट ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन, ये इस तरह के वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कितनी % एनर्जी इंक्रीज की जाएगी, तो क्या होगा अगर सीट मिलेंगे तो वहां पर इसको कर लेंगे न्यूमेरिकल सीट वाइज इसको। तो गतिज ऊर्जा का एक तो कंडीशन हमें ये ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इसी में गतिज ऊर्जा से रिलेटेड एक और चीज पूछ ली जाती है, गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध। नोट तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, नोट नहीं कर रहे तो आगे हम बढ़ सकते हैं।
गतिज ऊर्जा और संवेग, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, तो हम सोच रहे हैं सारे टॉपिक करते जाएं। समय है पर्याप्त, 10-12 दिन में मान के चलिए पूरे टॉपिक हो जाएंगे। 3 बड़े टॉपिक हो गए, प्रकाश में 2-3 दिन लगेंगे, इसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, अब और किसके साथ, संवेग यानी कि मोमेंटम, इसके बाद साथ में क्या संबंध है, तो अब हमें दोनों का संबंध ध्यान रखना। न्यूमेरिकल अगर यहां से भी आया तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आपको पता है 1/2 mv², ये हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गई। अच्छा, आपको संवेग पता है क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। संवेग का मतलब होता है mv यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। अगर हमें इसे द्रव्यमान गुणे वेग बनाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हम क्या एक लिख सकते हैं 1/2 m लिखा, अच्छा ये v² है तो एक m को v² कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन अपना घर तो नहीं है कुछ, अगर हमने m का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, मैथ का नियम यही है। तो m ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, m² हो जाएगा, नीचे भी कर देंगे, मैथ का नियम नहीं टूटा। और ये 2m इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा सा, 2m के बराबर क्या बन गया जाकर के m² और v² है, तो मैं इसको mv का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। और क्योंकि mv का होल स्क्वायर लिखा जा चुका है और mv बराबर होता है क्या, p, और p संवेग था, तो हमने कहा कि 2m k की जगह पर क्या लिख लेते हैं, आपका p का स्क्वायर। और जैसे हमने p का स्क्वायर लिखा तो p बराबर यहां से निकल कर आया √2mk। यहाँ पर भी आपको काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा दी जाएगी, आपसे संवेग निकला लेगा। तो हमें बस रटे रहना है, ध्यान रखना है, इसमें बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, भूल जाए तो निकाल भी लेंगे, बहुत आसान है इसमें। यानी कि p = क्या हो जाएगा, √2mk, और ये क्या हमारा है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। ये हमारा बेसिकली बात करता है, बहुत आसान है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में बचे हुए थे, हम सोच रहे हैं इसको कवर अप करना जरूरी है। ठीक, तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो ये तो भैया अपना संवेग वाली कहानी छोटी सी थी, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर बनते हैं। कभी फॉर्मूला सीधा आ जाए तो भैया 1 नंबर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए हमारा, फॉर्मूले वाइज सीधा अगर आने पे p = √2mk होता है। 2m मतलब होता है द्रव्यमान, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट के अंदर रख देंगे, संवेग आ जाएगा। बहुत ही आसान सा रिलेशन होता है इसके साथ में। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और यहीं पर है हमारा, क्या है, क्योंकि हमने गतिज ऊर्जा पढ़ लिया है तो हमारा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्या होता है। चलिए देख लेते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमने अभी बताया कि किसी वस्तु की स्थिति के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी, और किसी वस्तु की स्थिति के आधार पर अगर कैलकुलेट किया जाता है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। माना कि ये ग्राउंड सरफेस है, क्या है, ग्राउंड सरफेस है, और एक वस्तु इतनी हाइट पर रखी हुई है, एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई क्या है, h ऊंचाई है। अब h ऊंचाई है तो इस वस्तु पर अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ के द्वारा। और जब ये लगाता है तो इस दौरान पे इसका क्या होता है, एक त्वरण होता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और वो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बराबर होता है g के, और g की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो इसे लिखते हैं क्या, 9.8 लिखते हैं। ये g जो स्मॉल g है 9.8। अच्छा, पीछे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा ही देना होता है। हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसकी दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा। स्मॉल g की जो वैल्यू होती है 9.8 लिया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्मॉल g की वैल्यू में कैसे फर्क पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो वैल्यू है स्मॉल g की, इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस से, अर्थ के पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटेगी कि बढ़ेगी, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटती है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस था, इसके ऊपर अगर आप जाते हो वैल्यू, अच्छा न्यूमेरिकल लगाते समय इनको नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन जी से आते हैं तो मैं जी को यहीं पे थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पृथ्वी की सतह से अगर आप सरफेस से ऊपर की ओर मूव करना चाहेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। घटने वाला फॉर्मूला क्या, उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वो अकेडमी में क्लास 12 में पढ़ाया जाता था, बाकी जो बीटे गीटे करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं कह दूं ये पृथ्वी है आपकी, और पृथ्वी के सतह में अगर आप देखोगे तो कहाँ बैठे हम लोग, यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहीं तो बैठे हैं पृथ्वी की सतह पर,
यही तो खास बात है, मजे की बात है। पृथ्वी हवा में उड़ रही है, लगातार चक्कर लगा रही है, और हम लोग बैठे हैं। जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वो झुका हुआ नीचे, और ऊपर वाला ऊपर बैठा है, और पृथ्वी चारों तरफ से अपनी तरफ खींच रही है। सेंटर, ये सेंटर है इसका, तो पृथ्वी अपनी ओर लगातार खींच रही, सब लोग अपनी जगह पर स्थित है। ऐसे सामान्य सी चीज हो तो गिर जानी चाहिए, लेकिन यही गुरुत्वाकर्षण है, यही बल है उसका, ये सेंटर है। कोई व्यक्ति, हमने कहा कि अगर ऊपर आप जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन हमने कहा कि सेंटर की ओर चले तो क्या होगा, केंद्र की ओर अगर पृथ्वी के चलेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी, बढ़ेगी। तो यहां भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर जी की वैल्यू घटती है, यहां पर भी वैल्यू घटेगी। यानी कि चाहे आप सरफेस से ऊपर जाएं, चाहे सरफेस से केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू सदैव क्या होती है, घटती है। और तीसरा इसी में एक फैक्ट ऐड कर लीजिएगा, फिर हम वापस अपने स्थितिज ऊर्जा में लौटेंगे। इसका मतलब क्या है, जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको ध्यान आ गया, मैंने कहा इस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। मार्कर खुल जा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या, अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर क्या होता है, तो जीरो होता है, ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर जीरो होता है, और यही कारण है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो हमारा भार है, वेट बराबर क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, और द्रव्यमान अगर बदलता नहीं है तो ऐसी वो कौन सी चीज थी जो बदल रही थी, जिसकी वजह से केंद्र पर जीरो होता है। अगर आप अपना वेट तौलेंगे जाकर के केंद्र में जाकर के, तो वहां जीरो दिखाई पड़ेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है केंद्र की तरफ। अब ये भी पूरा फॉर्मुला बेस्ड है, फॉर्मुला में बिल्कुल भी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अगर फॉर्मुले की जरूरत होगी तो हम गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक जब लेंगे, वहां पर हमने 15 मिनट 10 मिनट डिस्कस करना होगा टॉपिक में, 10-15 मिनट वहां मैं आपको लिखा दूंगा उस टॉपिक की। यहाँ पर आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा, रिजल्ट जो हमारा निकल के डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर आपकी स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, पृथ्वी के केंद्र पर हमारा भार जीरो हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर सतह से स्मॉल जी की वैल्यू घटती है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमारे जी की वैल्यू घटती है। बहुत आसान है, सारी चीजों का लिंक एक साथ लेके चलेंगे तो ध्यान रखना है हमें। अच्छा, ये हमारा जी का कॉन्सेप्ट निकला इसीलिए था क्योंकि हम पढ़ रहे थे स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा में स्मॉल जी आने वाला था। लेकिन इस बात से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इतनी हाइट में रखा है तो जी क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, वापस लौटते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या थी मेरे भाई, देखो स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको भी कॉन्सेप्ट लोग, कोई वस्तु की स्थिति जो है उस स्थिति के आधार पर जो ऊर्जा होगी उसके पास, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और जिसके लिए बताया गया कि जो स्थिति यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, उसके पास द्रव्यमान कितना है और क्या उसकी पोजीशन है। और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है जाकर के वो बनता है mgh, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। h मतलब क्या है, हाइट होता है, ऊंचाई है, और यही कारण है कि ऊंचाई बहुत मैटर करती है स्थितिज ऊर्जा के लिए। ऊंचाई, अगर हाइट बढ़ती चली जाएगी तो वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। बहुत आसान है, इसमें भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। और यही कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारा था, इन दोनों को मिला लिया जाए और स्थितिज ऊर्जा का, तो जो 1/2 है mv² है प्लस mgh है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, समान रहती है। और यही कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा बेसिक भाषा में। तो कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए यांत्रिक ऊर्जा बराबर है और अब भाषा नहीं लिखी, इस तरीके से कुछ लिख दिया गया है 1/2 mv² प्लस mgh, तो ये भी ध्यान रखिएगा ये बराबर यही है। यहाँ तक क्लियर है चीजें, ठीक है। अब इस टॉपिक में न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम यहाँ से छोड़ते हैं और हमने एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर अप कर लिया है। जल्दी से जंप करते हैं जाकर के पावर में, शक्ति में, ठीक है, किया जा सकता है। चलिए शक्ति में आते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर सदिश भी कर लें जल्दी से। शक्ति, शक्ति नाम का एक सीरियल भी आया करता था पहले, अगर आपने शायद देखा हो, शक्ति नाम की सीरियल भी आता था, ठीक है। तो पावर जो है बहुत मैटर करता है, ये जो लाइट है सब कुछ पावर के अंदर। वो कहते हैं ना कि आजकल क्या होता है, एक नया ट्रेंड चला है खूबसूरत बनने के लिए, ऊपर से पीओपी लगा लेना, चेहरे में क्रीम पाउडर, चमक पैदा करने के लिए। लेकिन बेसिक अगर जिसने एनर्जी समझ रखा है, ऊर्जा की कॉन्सेप्ट समझ रखा है, क्योंकि ऊर्जा जो है ना वो पावर देती है, एनर्जी ही तो आपकी पावर तय करेगी। और एनर्जी पावर तय करती है, तो ऊपर से आप कितना भी लगा लें, अगर बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो आप पावरफुल नहीं दिखने वाले हैं।
तो अगर अपने आप को पावरफुल दिखाना है तो जरूरी है आपको एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। तो अंदरूनी काजू बादाम पिस्ता ये खाइए, इससे जो चेहरे में चमक आती है। इसलिए हमने एक चीज देखा होगा आपने कि साधु जो संत होते हैं उनके चेहरे की चमक अलग होती है, अलग ही चमक होती है। मतलब कैसा भी साधु हो लेकिन चेहरे की चमक एक दिखाई पड़ती है, क्योंकि दिन रात काजू पिस्ता बादाम फल फ्रूट इस पे लाइफ स्टाइल अपनी जी रहा होता है, तो एनर्जी बॉडी में जा रही होती है। हम लोग क्या खाते हैं, चाउमीन मैगी, तो फिर मोमो, हम एक मोमो फिंगर उंगली खाते हैं, मतलब ये टाइप के पूरे हमारे शौक हैं, तो मामला थोड़ा गड़बड़ा तो जाएगा ही। तो अब क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो पावर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शक्ति जो है सीधा पहले पॉइंट की बात करेंगे, फिर हम इस पे जो क्वेश्चन उस तरीके से बनेगा। पावर बराबर पी बराबर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जो शक्ति है उसका जो सीधा फॉर्मूला होता है, किसी भी वस्तु की शक्ति जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो कार्य बटे समय से निकल के आएगी। कितने समय तक आप काम करो, सामान्य जीवन में ये होता है ना कि आप देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अब दो लोगों ने रेस लगा दी, बहुत दिखा रहे हो एनर्जी, आइए दौड़ के दिखाते हैं। 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर दी, एक 5 ही किलोमीटर में थक गया, आधे घंटे बाद बैठ गया और एक चला जा रहा है। कितना कार्य, कितना किसी कार्य को करने में कितना समय लेते हो, ये आपकी ताकत तय करेगी, यही पावर है। फिजिक्स पूरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय है। अब जब इसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो फटाफट वो फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट वाले होते हैं उनको लिख लेते हैं। पावर जो है शक्ति कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा, पावर के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक जो आएगा वो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होता है, वॉट। पावर का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं ये कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक में काउंट किया जाता है, लेकिन इसकी जगह हम दूसरा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कि कार बटे समय, और कार का होता है जूल और समय का होता है सेकंड, जिसे हम जूल पर सेकंड भी लिख देते हैं कई बार, जूल सेकंड इनवर्स, ये भी लिखा मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अब ये भी ध्यान रखना हमें। अच्छा, अब इसी में से जो क्वेश्चन हमको फांसेगा ना, वो क्वेश्चन हमको कभी कार नहीं देता है। एक तरीका और आ जाता है जो न्यूमेरिकल खासकर कंपटीशन में पूछा जाता है, लेकिन देखने में देखा जाए तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहुदा टाइप का है। मतलब इतना सिंपल तो क्या पूछा जाए, बट फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है और लगता बहुत कठिन है, क्या पूछ लिया। वस्तु का क्या दे देगा, वो बल दे देगा, और वस्तु का दे देगा आपको वेग। अब ना तो कार्य दिया ना तो समय दिया, हमें कहेगा पावर कैलकुलेट करो। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला न्यूमेरिकल अक्सर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी फॉर्मूले पे होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क जो कार्य है, और कार्य बराबर क्या था, बल गुणे विस्थापन। आप कितना बल लगाते हो और उससे वस्तु का विस्थापन कितना होता है, ये तय किया जाएगा इसका। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्क अपॉन ये है बल गुणे विस्थापन, बल मतलब फोर्स हो गया, विस्थापन v हो गया, t हो गया। और आप ये पढ़ के आए हो जो विस्थापन बटे समय जो होता है वो त्वरण होता है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेग बटे समय जो होता है वो होता है आपका, सॉरी विस्थापन, यहाँ पर v नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देना है विस्थापन, यानी कि s लिख लो। विस्थापन बटे जो समय है वो क्या हो जाता है आपका, वो हमारा वेग होता है। इसलिए हम s अपॉन टी की जगह में क्या लिख सकते हैं, f इंटू वी, और ये हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाता है, f इंटू वी। अब इसमें भी कई सारी चीजें अलग अलग तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो बहुत ही घटिया प्रश्न का बनता है, जो बचपन का पढ़ाया जाता था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ सबसे पहले यही बताती है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने होते हैं। सबको पढ़ा है, रटा हुआ तो यही है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर आपका कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना 746 जूल। ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आप पूछेंगे किसी एग्जाम में, क्योंकि सबको पता है, बट फिर भी कई बार आ जाता है और फिर भी लोग गलत करके आते हैं। मजे की बात ये है, तो मतलब इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। अंडरवर्ल्ड थू थू, अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं तो आपको चुल्लू लेना चाहिए। चुल्लू क्या होता है, ऐसे आप हाथों को फोल्ड करें, 30 डिग्री में, मैथ वाले अच्छे बताएंगे, 45 डिग्री में फोल्ड करना है कि 37 डिग्री पे कर देते हैं। उसमें आप पानी डालें, डूबेंगे तो है नहीं, मरेंगे वैसे भी नहीं, तो पी ले तो एनर्जी है थोड़ा सा, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 हॉर्स बराबर 746 होता है। बट अब इससे रिलेटेड और भी चीजें हमारी दिमाग में होनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जैसे अब क्योंकि एक वॉट है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है ना, तो एसआई यूनिट में नहीं देता है। हमें पता है कि जो वॉट होता है वो हमारा मात्रक है, और वॉट के लिए प्रयोग करते हैं डब्लू। तो एक बार लिखा होगा 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट बराबर क्या होता है, 1000 वॉट। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है जरा सा। एक वर्ड होता है 1 किलो वाट, आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा,
1 वॉट बराबर क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले, कई बार सीधा प्रश्न होता है, बताइए 1 वॉट बराबर कितना है, 1 वॉट। और मजे की बात है कि लड़का सोचता है ये तो हमें पढ़ा ही नहीं कभी हमने, 1 वॉट बराबर क्या होगा, 1 वॉट। अरे यार 1 वॉट बराबर क्या होगा, अगर गौर से देखा जाए तो जब 1 जूल कार्य किया जाए 1 सेकंड में, तो यही तो होगा, यानी कि 1 वॉट बराबर किसके हो जाएगा, 1 जूल पर सेकंड। और ये नीचे बराबर होता है, आपसे पूछा जाएगा कि किसके बराबर 1 वॉट, तो ये ध्यान रखना है, 1 जूल पर सेकंड वाला मामला हो जाता है। अच्छा, इसी के दौरान में एक और चीज ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लेता है, क्योंकि अच्छा ऊर्जा के दौरान में आपको एक दो चीजें और समझनी होती हैं। तो आपने नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, शायद नाम सुना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होती है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा था, सीधा फैक्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम वहां पर बात करते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारा कभी पूछ लिया जाए, यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में बनने वाले प्रश्न होते हैं, 10-5 फैक्ट जो होंगे समराइज कर रहे हैं पावर से रिलेटेड, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही पूछते हैं। तो पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक तो ये ध्यान रखिएगा कभी आ जाए, या कोई न्यूमेरिकल दिया गया और वहां पर बताया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कार्य किया गया है, तो पहले उसे जूल में बदलना आना चाहिए हमें। अच्छा, दूसरा 1 किलोवाट बराबर आपको पता चल ही चुका है, 1 वॉट बराबर क्या होता है ये भी पता है आपको, 1 हॉर्स पावर बराबर आपको पता चल चुका है क्या है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 जूल, सॉरी वॉट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मामला आता है थोड़ा सा दूसरा, एक वर्ड आपने और सुना होगा, 1 किलोवाट आवर, नाम सुना है, 1 किलोवाट आवर। ये सब आप नोट्स में लिखते चलिएगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी इनकी, तो भैया इसको अलग से नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है। 1 किलोवाट आवर ये सही लिखा होगा, किलो वॉट आर। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं ना फालतू को, क्योंकि जो आता है बस सीधा सीधा पॉइंट की बात करें। पहला तो 1 किलो वाट आर क्या है, तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, वॉट लग गया है, ये पावर की यूनिट होगी, ये पावर बता रहा होगा। लेकिन एक चीज बताइए आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पावर बराबर जो P बराबर आपका है W/T, और मैं कहूं आपसे W बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे पावर इंटू T, और W क्या होता है, जूल होता है, जूल ऊर्जा या कार्य की यूनिट है, और पावर की यूनिट होती है वॉट, और आपका टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो वॉट इंटू सेकेंड आएगा जहां भी, वो ऊर्जा होगा। क्लियर है। अब वॉट मतलब पावर है और टेक सेकेंड मतलब टाइम है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आया हुआ है किलोवाट। किलोवाट क्या है, एक पावर है। समझ में आ रही बात हमारी, जो कहना मैं चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये पहली चीज पहचानना क्या है। और यहाँ पर आर लगा हुआ है, इसका मतलब टाइम का मल्टीप्लाई है। तो 1 किलोवाट आर एक ऊर्जा की बारे में बताया जा रहा है, ऊर्जा की वैल्यू है, ना कि पावर है। तो 1 किलोवाट आर एक क्या है, ऊर्जा बताएगा, ऊर्जा के बराबर होगा। अब 1 किलोवाट आर क्योंकि पूछेगा आपसे क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा आपसे। मैं थोड़ा सा अलग लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पजल हो रहा है। जो नोट करना है आप नोट करने वाली चीजें लिख लीजिएगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए 1 किलोवाट आर, इधर की वैल्यूज आप नोट कर लीजिए। पावर बराबर फोर्स इंटू वेग वाले ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इधर 1 किलोवाट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ध्यान रखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसके बाद 1 किलोवाट आर की कहानी पे चल रहे हैं, और मैंने बताया किलोवाट यानी वॉट और आर आ जाए तो भैया ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है वो ऊर्जा है, ना कि पावर है। 1 किलोवाट आर। अब 1 किलोवाट आर क्यों हमने बात की, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जब विद्युत पढ़ेंगे तो वहां भी मिलता है। ये 1 किलोवाट आर जो है ये किसकी यूनिट है, तो ये पहली चीज तो ऊर्जा के बारे में बता रहा है। दूसरा 1 किलोवाट आर बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आर बराबर होता है कितना भैया, कोई बताएगा? 3.6 इंटू 10⁻, सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, बिल्कुल सही है। कैसे आया जरा देख लीजिए। 1 किलोवाट, देखिए 1 किलोवाट को अभी हमने बात किया, लिखेंगे वाट में तो क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं 1 किलोवाट को। और 1 आवर को अगर हम सेकंड बदलना चाहें तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, और मिनट को बदलेंगे तो 60 सेकंड, तो सेकंड में आ गया। अब 3 0 2 0 आगे 6 गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा, गुणे 10 की घाते 5 हो जाएगा, और यहाँ लग गया वॉट और सेकंड। और अभी पढ़ के आए हैं वॉट और सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे जूल आपका। और यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड भाषा में लिखना चाहे तो 3.6 एक पॉइंट है तो एक पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 6, जो कि हमारा 1 किलोवाट बराबर होता है।
ये हमारी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ जूल आता है। और यही 1 किलो वाट आवर बराबर जो है हमारा, यही होती है 1 यूनिट। जब हमारा बिजली का बिल आता है यूनिट में, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। यानी कि जब हम कहते हैं 1 यूनिट, तो हमने इतनी ऊर्जा खत्म कर दी है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल की एनर्जी हमने खा ली है, मतलब खत्म कर दी है, खा ली। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो यहां से भी आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर को कॉमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है। कॉमर्शियल आपका मात्रक कहा जाता है। तो ऊर्जा का अगर देखा जाए तो ये कॉमर्शियल मात्रक है, क्योंकि हम इसे रियल लाइफ में यूज करते हैं अक्सर मेजरमेंट करने के लिए, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, इसलिए कॉमर्शियल यूनिट है आपका। तो ये पावर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी जरूरी है। पावर के बारे में इलेक्ट्रिसिटी में और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी शक्ति के बारे में, लेकिन यहां तक के लिए आई थिंक ये पर्याप्त है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं।